अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके 10th क्लास के साइंस फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 बरक़ी रॉ के असरात इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके 7वें पार्ट में और जो आखिरी पार्ट है इसमें हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून और बरक़ी जनरेटर, इस तरह से ये आखिर तक का पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क़ानून इससे पहले देख चुके हैं, तो इसकी लॉजिकल रीजनिंग मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जिस तरह से हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इस तरह से होते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ की जानिब। तो उसी तरह से आपको अगर याद रखना है तो मैं यहाँ पे आपको एक क्लू दे देता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में और उसके बाद भी आपको हायर क्लासेस में कभी आप भूल नहीं पाएँ। इस तरह का एक क्लू दे देता हूँ जो आपके हमेशा जहन नशीन हो जाए, ठीक है। तो जिस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होते हैं, देखिए ये ऐसे होते हैं, ठीक है। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं होते हैं ये। दायां हाथ यानी सीधा हाथ, बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड, है ना। तो इसमें अब आपको देखिए, फ्लेमिंग के बायां हाथ का क़ानून सबसे पहले है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, मतलब आपको चैप्टर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क़ानून भी और दाएं हाथ का क़ानून भी याद कैसे रखेंगे आप। जैसे इंग्लिश में इस तरह से होते हैं, लेफ़्ट से राइट, तो फिर आपको पहले लेफ़्ट फिर बाद में राइट, तो ऐसे याद रखना है कि पहले लेफ़्ट और बाद में राइट। तो बायां हाथ का क़ानून आपको फ्लेमिंग का पहले है, ठीक है, और उसके बाद आपको दायां हाथ का क़ानून है, ठीक है। अब इसके और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क़ानून किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ये मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत, मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत, ठीक। यानी बरक़ी मक़नातीसी मैदान में अगर कोई मौसिल हो तो उस पर क़ुव्वत अमल करती है, ठीक है, इसकी सिमत को दिखाता है। और इसकी बुनियाद पे साइंसदानों ने बरक़ी मोटर की ईजाद की। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना, बरक़ी मोटर। अब हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून, तो ये क्या दिखाएगा आपको, इसमें मालूम क्या करने है आपको, मतलब किस चीज़ को शो करने वाला है ये है बरक़ी रॉ की सिमत, बरक़ी रॉ की सिमत, बरक़ी रॉ की सिमत को ज़ाहिर करता है ये। और इसकी बुनियाद पे साइंटिस्ट ने जो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाया, जो बरक़ी आला बनाया, वो है जनरेटर, या बरक़ी जनरेटर कहिए आपको, बरक़ी जनरेटर। यानी बिजली पैदा करने वाला, जनरेट यानी पैदा करना, ठीक। तो ये लॉजिकल रीजनिंग से आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रहेगा। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन इसकी बेस पे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या कोई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, इसमें आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे बरक़ी रॉ की रफ्तार नहीं है, यहाँ पे है मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत ये होना चाहिए आपको, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए, जो आपको हमेशा याद रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, ये वाला जो अंगूठा है, ये हमेशा इसको ज़ाहिर करेगा, मौसिल पे क़ुव्वत की सिमत को, मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत, मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत, यानी एफ़, इंग्लिश में एफ़ कहते हैं ना। ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, मक़नातीसी मैदान उसे कहते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये ज़ाहिर करेगा, यानी कि पहली उंगली। और दरमियानी उंगली हमेशा किस चीज़ को ज़ाहिर करेगी, मौसिल में पैदा होने वाली बरक़ी रॉ यानी करंट। बरक़ी रॉ यानी करंट, इसको हम सी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए, आप याद रखेंगे फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, अंगूठा पहली उंगली दरमियानी उंगली, बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस में ऐसी, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। तो इस पे से आपको जहन में रहेगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फिर कौन सी उंगली कौन से चीज़ को जाहिर कर रही है, आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो है ये चैप्टर का पोर्शन कवर करते हैं। अब सब चीज़ तो आप समझ गए हैं, इसको मज़ीद और कुछ
क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसकी वो पढ़ लेते हैं हम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून। बरक़ी मौसिल में हल्क़े में इमाला बरक़ी ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी? जब बरक़ी मौसिल की हरकत की सिमत मक़नातीसी मैदान की सिमत के उमूदन होगी, यानी परपेंडिकुलर, जब 90 का एंगल बनता है। तब्दील शुदा बरक़ी की सिमत बताने के लिए, अब ये तब्दील शुदा बरक़ी से आप ये मत समझिए कि बरक़ी को कुछ चेंज कर दिया गया या उसको तब्दील कर दिया गया, उसकी शक्ल बदल दी गई। तब्दील शुदा बरक़ी यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट अभी हमने फ़ैराडे के इमाले के क़ानून के तहत इससे पहले के वीडियो में जो देखा, बरक़ी कैसे पैदा की जाती है, मक़नातीस को हरकत देके, वायर के बाजू मक़नातीस को हरकत देके, या मक़नातीस को साकिन रखना और वायर को हरकत देना, कोई भी एक तरीक़ा कर सकते हैं। तो इससे हमने जो इससे पहले के वीडियो में देखा, आप उसको थोड़ा सा रेफ़र कर लीजिए। तो उससे जो बरक़ी पैदा होती है उसे कहते हैं तब्दील शुदा बरक़ी। तब्दील शुदा बरक़ी। चलिए, तब्दील शुदा बरक़ी की सिमत बताने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का क़ानून इस्तेमाल होता है। ये देखिए, बरक़ी की सिमत, ठीक है। बाएं हाथ के इससे पहले वाला जो क़ानून था बाएं हाथ का, उसमें हमको ये मालूम करना था, यानी कि मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत कौन सी होती है, ठीक है। और इस दाएं हाथ के क़ानून में हम ये मालूम कर रहे हैं कि इसमें बरक़ी जो पैदा होती है वो बरक़ी की सिमत क्या है, बरक़ी की सिमत क्या है, ठीक है। चलिए, दाएं हाथ का अंगूठा देखिए, पहली और दरमियानी उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि वो एक दूसरे की उमूदी सिमत में हों। आपको एग्ज़ाम में ये शक्ल देकर भी सवाल आ सकता है, इस तरह की शक्ल। ये कौन से साइंसी क़ानून को बयान करती है या ज़ाहिर करती है, उसे लिखिए। तो आप ये लिखेंगे, ये क़ानून फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून। और बाएं हाथ की भी शक्ल आ सकती है एग्ज़ाम में, और शक्ल को देखकर इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है सेम, कि मुंदरजा झैल शक्ल कौन से क़ानून को ज़ाहिर करती है, उस क़ानून को बयान कीजिए। उस क़ानून के ज़रिए से कौन से बरक़ी आले को ईजाद किया गया। इस तरह के सवाल आपको 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें एक नंबर के 3 ऐसे सवाल को तोड़ तोड़ के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 3 नंबर के बहुत से क्वेश्चन आपको हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पेपर पैटर्न अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, उसमें सब क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन को क्या कर लेता है वो, बहुत से मौक़ों पे ये ऐसे एक नंबर के 3 क्वेश्चन बना देते हैं, उसको तोड़ देते हैं उसको। तो ऐसे क्वेश्चंस इस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, हाँ, यहाँ तक आए थे हम कि दाएं हाथ का अंगूठा पहली और दरमियानी उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि वो एक दूसरे की उमूदी सिमत में हो, ये शक्ल दी हुई है, ठीक है। ऐसी हालत में अगर अंगूठा मौसिल के बरक़ी बहाव की सिमत, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई देखिए, अंगूठा बरक़ी बहाव की सिमत को ज़ाहिर नहीं करता है, ये गलत हो गया ये, ठीक है। मैं अभी इससे पहले बोल चुका हूँ आपको, मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत है ये। चलिए, उंगली मक़नातीसी मैदान की सिमत, ये बराबर है, ज़ाहिर करे तब दरमियानी उंगली इमाला बरक़ी की सिमत ज़ाहिर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यानी जो भी क़ानून आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून आप पढ़ रहे हैं ना, तो लास्ट में ये आएगा, ठीक है। इसकी निशानी ये है, लास्ट में ही आएगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क़ानून जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें लास्ट में अंगूठा आएगा, अंगूठा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अभी फ़ौरन आप क्या कीजिए, पीछे पलटा के देख लीजिए फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का क़ानून है, उसमें आपको लास्ट में क्या नज़र आ रहा है। आपको नज़र आएगा कि अंगूठा है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। फ़ौरन ऐसी चीज़ों को टैली कर लेना चाहिए, और इससे जहन नशीन हो जाता है, देखिए कोई भी चीज़ हमेशा के लिए। खैर, तो दरमियानी उंगली इमाला बरक़ी की सिमत ज़ाहिर करती है, यानी जो करंट पैदा हुआ है उसकी सिमत क्या होगी, ये दरमियानी उंगली ज़ाहिर करती है। इस क़ानून को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का क़ानून कहते हैं, ठीक है। ओके, ग्रेट। अब माइकल फ़ैराडे, जो इससे पहले के वीडियो में हमने डिटेल पढ़ी थी कि किस तरह से करंट पैदा करने का नया तरीक़ा ईजाद करने का जो सहरा है वो माइकल फ़ैराडे नाम के साइंसदानों को आता है। ये आपको ये पोर्शन मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ये आपको सिर्फ इस साल के लिए सिलेबस से कम किया गया है, इससे के बाद के एग्ज़ाम्स में ये आने वाला है, ठीक है। तो कोई इसमें ऐसी कोई ख़ास समझाने जैसी चीज़ नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपने तौर पे। माइकल फ़ैराडे के बारे में इतनी मालूमात दी हुई है, ठीक है। चलिए,
मुतबादिल बरखी रो और रास्त बरखी रो। अच्छा, ये वाला भी पोर्शन आपको ये पूरा मार्च 2021 के एग्ज़ाम के में नहीं आने वाला है, इसको सिलेबस से कम कर दिया गया। ये यहाँ तक ये यहाँ तक ये वाला पूरा ये जो है पोर्शन आपको सिलेबस से कम किया गया। मार्च 2021 में ये नहीं आने वाला है। और ये आने वाला है, देखिए जनरेटर से ये पोर्शन आपको आने वाला है। तो फिर भी चूँकि ये सबक इंटरकनेक्टेड है और हायर क्लासेस में कहीं ना कहीं आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। अगर ये कंसेप्ट्स अगर आप छोड़ते चलेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेरी सजेशन ये है कि जहाँ पे भी सिलेबस कम हुआ है आप उसको देखते चलिए, भले ही उसको आप और ज़्यादा टाइम ना दें, लेकिन देखते चलिए, ठीक है। बहरहाल इसके बावजूद भी जो बच्चे इस पोर्शन को नहीं देखना चाहते हैं, ये इतने वाले, और सिर्फ जनरेटर से देखना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मत बढ़ाइए, मेरी ऐसी सजेशन है। चलिए, तो मुतबादिल बरखीरा और रास्त बरखीरा क्या होती है, देखिए। मुतबादिल यानी अल्टरनेटिंग करंट, है ना, AC, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है AC। और जो रास्त बरखीरा होती है वो DC, ठीक है। अब इसको एग्ज़ाम में, यानी मार्च 2021 के बाद के एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल आ सकता है आपको, बल्कि आता भी है। तो आप उसकी तैयारी में रहिए। रास्त बरखीरा और मुतबादिल बरखीरा, इन दोनों के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। तो मुतबादिल बरखीरा जो होती है वो वक्फे से अपनी सिमत तब्दील करती है, और डायरेक्ट करंट यानी रास्त बरखीरा ये अपनी सिमत तब्दील नहीं करती है। सबसे बड़ा फ़र्क आप इसमें समझ लीजिए इसको। यहाँ पे आपको बताया है DC, देखिए शक्ल से आप समझ सकते हैं एक ऐसी सिमत DC की एक ही जानिब है, और AC की देख रहे हैं आप कि वक्फे से कभी इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। फिर चलिए, और क्या हो सकता है इसके अंदर, चलो थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद इसको मज़ीद इंशाल्लाह यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेंगे। अभी तक हम बरक़ी दौर में बरक़ी खाने से आकर वापस बरक़ी खाने की जानिब एक ही समत बहने वाली गैर एहतजाजी बरक़ीरों से वाकिफ़ हैं। ऐसी बरक़ीरों को रास्त बरक़ीरो DC, डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसके बरअक्स जिस बरक़ीरों की कद्र और सिमत मुकर्ररा यकसां वक्फ़े के बाद बदलती हो, इसको मुतबादिल बरक़ीरों कहते हैं, यानी AC। रास्त बरक़ीरो बढ़ सकती है या मुस्तकिल रह सकती है, देखिए पॉइंट आपका इजाफा हो रहा है, या कम भी हो सकती है, लेकिन वो एहतजाजी नहीं हो सकती है, तरसीमी सूरत में दिखा गया है, ठीक है। अब कैसा हो सकती है, एहतजाजी का मतलब क्या है यहाँ, इसको आपको एक तरसीम से समझ में आएगा। देखिए ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए ये आपको नीली जो नज़र आ रही है ना, ये नीली, ये रास्त बरक़ीरा है, लेकिन यहाँ ये जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है ये है मुतबादिल बरक़ीरा। अब देखिए यहाँ कैसे बढ़ते चल रही है वो, और जब हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुँच जाती है ये, तो फिर कम होना शुरू होती है। कम होते 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 यहाँ पे और दोबारा आ जाती है, सिफर हो जाती है। सिफर होने के बाद ये दूसरी डायरेक्शन में बहना शुरू होती है, ठीक है। और इसकी क़द्र में, इसकी वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है, और जब इसकी वैल्यू अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जब क़द्र हो जाती है, तो फिर क्या होता है, ये क़द्र कम होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये ज़ीरो पे पहुँच जाती है दोबारा से, और ये दोबारा से फिर क्या होता है, अपनी सिमत को तब्दील कर देती है, डायरेक्शन चेंज करती है। तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये डायरेक्शन चेंज होती है इसकी। तो इसे कहते हैं ऑसिलेटरी। ये जो भी आया ना, ये वाला आप देख रहे हैं ऑसिलेटरी है ये, यानी एहतजाजी होती है ये। चलिए अब कहाँ पे है, ये देखिए मुतबादिल बरक़ीरा एहतजाजी बरक़ीरा है, जैसा कि तरसीम में दिखाया गया है। वो एक सिमत में आखिरी हद तक बढ़ती है, बाद में कम होकर सिफर होती है, फिर मुखालिफ सिमत में आखिरी हद तक बढ़कर फिर सिफर होती है। शक्ल में मुखालिफ सिमत दिखाने के लिए बरक़ीरों को -1, -2 की कद्र से ज़ाहिर किया गया है। मुतबादिल बरक़ीरों के एहतजाज वक्त के साथ अर्जी लहरों की तरह वक़ू पज़ीर होते रहते हैं, इसलिए इनको अलामत ये इस तरह की अलामत से ज़ाहिर किया हुआ है, देख रहे हैं आप। रास्त बरक़ीरों एक ही सिमत में बहती है, लेकिन मुतबादिल बरक़ीरों दौरी तरीक़े से एक चक्कर में आगे और फिर मुखालिफ सिमत में बहती है। तो ये आप फ़र्क लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला, भारत में बिजली पैदा करने वाले मराकज़ में एक चक्कर, ये आपको खाली जगहों में आ सकता है। एक चक्कर
1/50 सेकंड यानी 0.02 सेकंड में मुकम्मल होता है। तो ये आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है। मुतबादिल बरखीरों का ताद्दुद डैश 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 होता है, तो आप लिखेंगे वहाँ पर 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ ये ताद्दुद की इकाई है, देखिए हर्ट्ज़। 1 सेकंड में 50 दौर या साइकिल होता है। बरक़ी ताकत को दूर ले जाते वक्त मुतबादिल बरखीरों की शक्ल में बहाकर ले जाना फ़ायदेमंद होता है। इसकी वजह यह है, देखिए मुतबादिल बरखीरों दूर ले जाते वक्त की मुतबादिल बरखीरों का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह यह है कि रास्त बरखीरों के मुकाबले मुतबादिल बरखीरों की वजह से ताकत को कम से कम नुकसान के साथ मुंतकिल किया जा सकता है। घरों में मुहैया होने वाली बिजली, ये भी आपको खाली जगहों में पूछ सकता है। घरों में मुहैया होने वाली बिजली डैश डैश बरखीरा होती है, तो आप लिखेंगे मुतबादिल बरखीरा होती है। इस बिजली के इस्तेमाल में बरती जाने वाली एहतियात के मुतालिक आपने गुज़श्ता जमात में पढ़ा है, तो इससे पहले हम 9th में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए अब बरखी जनरेटर, इसकी हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए, इसको रीडिंग करने के बाद हो सकता है आप कन्फ्यूजन का शिकार हो, और मेरा अब तक का तजुर्बा है कि बच्चों को ये वाला जो जनरेटर और बरखी मोटर, इसका कंसेप्ट समझने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। क्यों कि ये चीज़ क्या है, एक मूविंग चीज़ है और ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि जब ये मूव करते हैं तो कौन सी चीज़ किधर टच होती है और कैसे इसके अंदर फ़ौरन बिजली के अंदर उसकी सिम तब्दील होती रहती है, ये सब चीज़ें समझने के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट है रियल में। तो कंसेप्ट वाकई बच्चों का क्लियर होने से रह जाता है। तो आप इसकी एनिमेटेड वीडियो अगर देख लें तो और भी इसमें क्लियरिटी पैदा हो जाएगी। अब बरखी मोटर को जैसे कि हम साख देख चुके हैं इससे पहले, तो हम बरखी जनरेटर को थोड़ा सा शक्ल के थ्रू समझ लेंगे। जैसे N और S आप देख रहे हैं कि ये मखनातीस ताकत और मखनातीसी मैदान आपको मालूम ऐसे रहता है, हमेशा शुमाल से जुनूब की जानिब होता है ना, नॉर्थ से साउथ की जानिब हमेशा मखनातीसी मैदान रहता है, ये हमको मालूम है। ठीक है, आप देख रहे हैं आप कि इसको घुमाया जा रहा है, ये जो है ना, ये वाला मुस्ततीली, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, है ना। तब ये घुमाया जा रहा है इसको किसी ज़रिए से। एक्चुअली हमको करना क्या है, इसमें बरखी जनरेटर में बिजली पैदा करना है। ठीक है, अब ये जो तार का मुस्ततीली, ये जो लच्छा है, इसको घुमाया जा रहा है, कैसे, ऐसे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। घुमाने के बाद हमको फैराडे के कानून के तहत मालूम कि ये जो मखनातीसी मैदान है, ये इसके अंदर जो है दरमियानी जगह में इसको अगर ऐसे घुमाया जा रहा है तो करंट पैदा होगा, और करंट की जो रहेगी सिमत, वो हमको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के ज़रिए से समझ में आती है ना। उसने क्या कहा, ये अंगूठा है अगर, है ना, ये मौसूल पे क़ुव्वत की सिमत को ज़ाहिर करता है, दरमियानी उंगली किसको ज़ाहिर करती है, मखनातीसी मैदान को, है ना, बताया ना मैंने भी, फादर मदर मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, ये सॉरी पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को, तो दरमियानी उंगली जो रहेगी, तो दरमियानी उंगली ये इलेक्ट्रिक करंट को ज़ाहिर करेगी, है ना। तो बरखीरों की सिमत इस तरह से हमको मालूम होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ये इधर होना चाहिए अब, है ना। तो आप मैं आपके लिए एक छोटा सा वर्क देता हूँ, प्रैक्टिकल वर्क। आप फ़ौरन देखिए, ऐसा आपके हाथ को रखिए, आपके दाएं हाथ को, ये आपका इस तरह से होना चाहिए, ये इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपकी दरमियानी उंगली इधर होना चाहिए, राइट, दरमियानी उंगली इधर होना चाहिए। तो आप देखो बरखीरों की सिमत में पैदा होगी आपकी, दरमियानी उंगली ऐसा रखिए आप, ठीक है, मौसूल पे जो क़ुव्वत दी जा रही है उस सिमत में अंगूठा रखिए आप, तो फिर आपको फ़ौरन दरमियानी उंगली से करंट मालूम हो जाएगा किधर है। ठीक है, तो आप ये करके देख सकते हैं। तो देखिए अब ये इसके ऊपर जो है बरखीरा ऐसी पैदा होगी, आपको डायरेक्शन दी जा रही है, करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये लच्छा ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा नीचे आना शुरू होगा, तो फिर आपको मालूम कि उसके अंदर पैदा होने वाली बरखीरों की सिमत तब्दील हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है अब ये चेंज हो गई, तो बरखीरों की सिमत भी तब्दील हो जाएगी, तो बरखीरों फिर इधर से इधर बहनी शुरू होगी। ठीक है, अब ये जब आधा चक्कर मुकम्मल करके दोबारा से यहाँ पे आएगा, तो फिर दोबारा से क्या होगी, उसकी बरखीरों की सिमत तब्दील होगी। तो इस जनरेटर के ज़रिए से हमको जो बरखीरा हासिल होगी उसकी सिमत बार बार तब्दील होती रहेगी, इसलिए इसे कहते हैं AC जनरेटर। ठीक है ना, क्या कहते हैं, AC जनरेटर, यानी
इससे हमको अल्टरनेटिंग करंट हासिल होता है। तो नीचे लास्ट में है आपको दिया हुआ कि डीसी जनरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। डीसी जनरेटर के लिए ऐसे इंतज़ाम करते हैं यहाँ पे कि इसकी सिमत बार बार तब्दील हो, तो यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग लगा देते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देते हैं, जिससे इसकी बरखिरों की जो है सिमत बार बार तब्दील होती रहती है, लेकिन ये वाला करंट फ्लो यहाँ पे इस तरह से ये एक ही रहता है, एक ही डायरेक्शन में। तो स्प्लिट रिंग डीसी जनरेटर में इस्तेमाल होता है। और स्प्लिट रिंग से क्या होता है, ये मतलब एक्चुअली काम क्या है उसका कि ये जो टच इस हिस्से को होता है, तो आधे हिस्से के बाद जाके उसका वो दूसरे हिस्से से टच हो जाता है, तो आपको एक ही सिमत में बरखिरौ मिलती है। ठीक है, तो ये 2D फोटो है, इसके ज़रिए से आपको समझना है। देखिए अब तो शुरुआत से क्या है ये देखेंगे थोड़ा सा। आप शक्ल को जहन में रखिए, किताब सामने रखिए, और आपको एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल भी आ सकता है, शक्ल दिखाकर सवाल आ सकता है कि इस शक्ल को पहचानिए, या ये शक्ल किस बरखी आले की है। तो आप पहचानेंगे इसको कि ये जनरेटर है, बरखी जनरेटर है। किस चीज़ से पहचानेंगे ये आप देख के समझ सकते हैं। बरखी मोटर और बरखी जनरेटर मिलती जुलती शक्ल है, लेकिन फ़र्क ये यहाँ पे है, देख रहे हैं आप यहाँ पे गैल्वानोमीटर जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से चलिए, आप मुझे उम्मीद है कि आपके सामने किताब होगी, सामने शक्ल रही जब तक ना हो इसको समझना मुश्किल है। बरखी मकनातीसी माला पर मुनहसर तजुर्बात हम देख चुके हैं। इसमें पैदा होने वाली बरखिरों की मिकदार कम थी, लेकिन यही उसूल इंसानों के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि फेराडे का जो प्रिंसिपल हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो उसूल बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ मैकेनिकी तवानाई को इस्तेमाल करके मौसिल हल्के को इसके महवर के अतराफ मकनातीसी मैदान में घुमाने के लिए और इसके ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी कि मैकेनिकी तवानाई को किस चीज़ में तब्दील करते हैं, बिजली में तब्दील किया जाता है, उसे कहते हैं बरखी जनरेटर। ठीक है, शक्ल 4.20 में अब आपको अगली जो शक्ल है अगले पेज पे वो सामने रखना है। महवर एक्सल के अतराफ तांबे के तार का हल्का ABCD देख रहे हैं आप, उसको ABCD ज़ाहिर किया गया है, जो मकनातीस के दो क़ुतबैन के दरमियान रखा हुआ है। आप देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, लाल कलर से नॉर्थ है को ज़ाहिर किया गया है और नीले कलर से साउथ को। हल्के के दो सिरे R1 R2 उस शक्ल में मौजूद हैं, को दो मौसिल कड़ियों से कार्बन ब्रश के ज़रिए जोड़ते हैं। ये दोनों कड़ियाँ महवर पर मजबूती से लगी होती हैं, लेकिन कड़ी और महवर के दरमियान महजूज गिलाफ होता है, यानी कवर होता है, प्लास्टिक कवर। महवर को बैरूनी आले की मदद से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से हल्का ABCD भी घूमने लगता है। B1 और B2 साकिन ब्रश के सिरे, देखिए आपको शक्ल में B1 और B2 भी नज़र आ रहे हैं, ये ब्रश हैं, ये साकिन ब्रश के सिरे गैल्वानोमीटर से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से बरखी दौर में बरखिरौ के बहाव की सिमत वाज़े होती है। महवर घुमाने पर साख ज़िला AB ऊपर जाता है, जैसे मैंने भी कहा आपसे, है ना, ये क्या होता है, ऊपर जाता है, और CD नीचे आता है। यानी हल्का ABCD घड़ी के तरह साअतवार सिमत में होती है। उसकी जो हरकत होती है ना, ऐसी 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 होती है, यानी क्लॉकवाइज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई जैसी जिस सिमत में हरकत करती है वैसी सिमत में हरकत करना, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के क़ानून के मुताबिक AB और CD इन शाखों में बरक़ी इमाला पैदा होता है, जो AB और CD ऐसी सिमत में जाता है। इस तरीके से ABCD इस तरह बरखिरौ बहने लगती है। देखिए, तो शक्ल में तीर के निशान से जाहिर किया हुआ है। इसके आगे बरखी दौर में बरखिरौ B2 से गैल्वानोमीटर में और वहाँ से B1 की जानिब बहती है। देखिए, ये यहाँ से इधर और यहाँ से B2 से ये यहाँ पे गैल्वानोमीटर। अगर एक फेरे वाला हल्का ABCD की बजाय बहुत ज़्यादा फेरों वाला हल्का इस्तेमाल करें तो कई गुना बरखिरौ बहने लगती है और बड़ी मकदार में बरखिरौ पैदा होगी। अब देखिए, जैसा मैंने से पहले आपसे कहा कि आधे चक्कर के बाद AB साख ये CD की जगह पर और CD साख AB की जगह पर आ जाती है, जिसकी वजह से इमाला बरखिरौ DCBA इस तरह गुजरेगी। मतलब क्या हो गया
क्या बरखीरों की सिमत तब्दील होगी। पहले कैसी जारी थी, A B C D इस तरह से जारी थी, ये तीर का निशान ये ऐसा। अब कैसी जा रही है देखिए यहाँ पर D C B A, यानी कि उसकी सिमत तब्दील हो गई, इस तरह गुजरेगी। साख BA रिंग या हल्के के ज़रिए B1 ब्रश से मुंसलिक रहता है और साख BC ब्रश B2 से मुंसलिक रहता है। इसलिए बाहर की बरखी दौर में बरखी रो B1 से B2 की जानिब, शक्ल देखिए आप, बार बार बोल रहा हूँ मैं, B1 से B2 की जानिब यानी पहले के आधे चक्कर की मुखालिफ सिमत बहती है। हर आधे चक्कर के बाद ऐसा होता है और मुतबादिल बरखी रो पैदा होती है। यही मुतबादिल बरखी रो का जनरेटर AC है। अब देखिए इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका फंक्शनिंग है, बहुत इतना सिंपल नहीं। अब आपको कार्बन ब्रश जो दिख रहा है ना, इसकी वजह क्या है ये आपको दिए हुए हैं। 2 कार्बन ब्रश क्यों दिए हुए हैं इस तरह से, ये रिंग क्यों होते हैं, उसकी बहुत डिटेल है। मतलब डिटेल से मुराद हर एक की अपनी अपनी फंक्शनिंग है और ये तमाम इसके जो पार्ट्स हैं जब तक पूरी तरह से वर्क ना करें ये मोटर चल नहीं सकती। अब आपको 10th क्लास में सिर्फ इतना ही इसकी फंक्शनिंग दी हुई है, इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं भी यहाँ पे इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे इसकी फंक्शनिंग की, इसके जो कारकर्दगी है यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। वरना बहुत से जहनों में इस तरह से आपके सवाल पैदा हो सकते हैं। आप मज़ीद इसको नेट से भी सर्च करके अगर मालूम करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब चीज़ें एग्ज़ाम रिलेटेड हैं, इसलिए आपको उतना ही पोर्शन या उतनी ही चीज़ें कवर करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है, क्योंकि फ़िलहाल टाइम भी बहुत कम बचा है आपके लिए। चलिए, तो इस तरह से AC जनरेटर, इसी को क्या कहते हैं, मुतबादिल बरखीरों का जनरेटर, रास्त बरखीरों का जनरेटर। DC जनरेटर तैयार करने के लिए क्या करना होगा। रास्त बरखीरों बैरूनी दौर में समत नहीं बदलती। जैसा बरखी मोटर के महवर पर खुला हल्का इस्तेमाल होता है, उसी तरह खुला हल्का महवर पर अच्छी तरह लगाया जाता है। ऐसी सूरत में हल्के की ऊपर जाने वाली शाख हमेशा एक ब्रश से मुंसलिक होगी, जबकि नीचे दूसरी शाख दूसरे ब्रश से मुंसलिक होगी। इसलिए बैरूनी दौर में एक ही सिमत में बरखीरों बहती है, इसलिए जनरेटर को रास्त बरखीरों कहते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से थोड़ा सा चेंज होता है रास्त बरखीरों में, रास्त बरखीरों के जनरेटर में, यानी कि एक ही ब्रश से मुंसलिक किया जाता है उसको, एक शाख को। और इसके अंदर क्या है कि हर आधे चक्कर के बाद ये दूसरे ब्रश से आके टच हो जाता है। ये जैसे इसका आधा चक्कर होता है तो ये जिस ब्रश को पहले टच किया हुआ था ये उसके बजाय दूसरे ब्रश को टच कर देता है ये, इसलिए ये AC जनरेटर है। अब उसके बाद जो है ज़रा याद कीजिए, ऊपर बयान किए गए रास्त बरखीरों जनरेटर का खाका खींचिए। इसके बाद महवर एक्सल को घुमाने से रास्त बरखीरों किस तरह हासिल होती है वाज़ेह कीजिए। इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन खाके का तो नहीं आया है, ठीक है, फिर भी आप इसको मज़ीद ट्राई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको जहन में रखना है कि DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग इस्तेमाल होता है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। DC जनरेटर में आपको, अब यहाँ पर मैं उर्दू में ही लिख देता हूँ आपको, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग ये इस्तेमाल होता है, ये ऐसा यहाँ पर और ऐसा, मतलब आधे सर्कल का स्प्लिट रिंग, ये बीच में से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा ये चौथा सबक फर्स्ट पार्ट का ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में नए चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।